नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चूरू से खबर है, जहां पर मानव तस्कर विरोधी यूनिट ने कार्रवाई की है। पंचायत समिति के पास एक होटल से बाल मजदूर का रेस्क्यू किया गया। 14 साल के बालक का रेस्क्यू यहां से किया गया है। बाल कल्याण समिति के सदस्य मनोज सैनी के पिता और भाई का यह होटल बताया जा रहा है। हालांकि एसटीयू के प्रभारी मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात के आरोप भी लग रहे हैं। होटल से बाल मजदूर को रेस्क्यू किया गया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि जिनके पास जिम्मेदारी है बाल श्रम को रोकने की, उनके परिजन ही अगर बाल श्रम को बढ़ावा दें तो क्या कहेंगे। चूरू से खबर, जहां पर मानव तस्कर यूनिट की तरफ से कार्रवाई की गई है। की संयुक्त कार्रवाई थी। किस तरह की कार्रवाई थी? जयपुर से सूचना मिली थी। एक एनजीओ है, एनजीओ की देशराज जी, उनने जरिए ईमेल सूचना किया था एसपी सर को, और एचटीयू में भी ईमेल किया था कि कोई बच्चे को, नाबालिग बच्चे को होटल पे काम करवा रहे हैं। सुभाष नाम का नियोजक नहीं है, सिर्फ चानन मलजे ही नियोजक हैं सर इसमें। तो समिति तो नियोजक के खिलाफ वो सर इस मामले को लिपापोती करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वहाँ आप जब गए थे तो उन्होंने चाननमल से आपने बात की थी, उन्होंने क्या बताया था? चाननमल जी ने ये बताया कि ये बच्चा मेरा वो दोहिता है और इनके पिताजी वो शराबी है, इस प्रकार से इस बच्चे को हमने यहाँ रख रखा है, जबकि बालक और ही निकला है। तो बाल मजदूर का रेस्क्यू यहां से किया गया और सवाल इस बात को लेकर के खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आखिरकार बाल कल्याण समिति की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। समिति के सदस्य के घर वालों के होटल में आखिर बाल मजदूरी क्यों है? जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी? कड़ी कार्रवाई कब होगी जिससे कि आगे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाए? चूरू की इस खबर से कई सवाल बाल कल्याण समिति की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं। मानव तस्कर विरोधी यूनिट ने कार्रवाई की, जिससे खुलासा हुआ कि पंचायत समिति के पास होटल से बाल मजदूर का रेस्क्यू किया गया। 14 साल का ये बच्चा वहां पर काम कर रहा था। और चौंकाने वाली बात यह है कि बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं मनोज सैनी के पिता और भाई का ये होटल बताया जा रहा है, जिसमें बाल श्रम करवाया जा रहा था, जो गैर कानूनी है। हालांकि एसटीयू के प्रभारी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात के भी आरोप लग रहे हैं। सुभाष पुत्र कानाराम का यह होटल बताया जा रहा है। तो बाल मजदूर का रेस्क्यू यहां से किया गया है। उसके बाद सवाल इस बात को लेकर के कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी बाल श्रम को रोकने की, अगर उनके ही परिजन ऐसा कर रहे हैं तो आखिर किसकी मिलीभगत है? मनोज शर्मा हमारे सहयोगी चूरू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? लेकिन सवाल इस बात पर जरूर है कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी बाल श्रम को रोकने की, उनके घर वाले ही अगर कानून के खिलाफ काम करें तो फिर किसको दोष दें? जी बिल्कुल, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है कि वो बाल कल्याण समिति जो कि बालकों के कल्याण के लिए बनी है, और उन्हीं के हाथों में इस तरह की कमान सौंप दी जाए, जहां उनके परिजन ही और होटल के अंदर इस तरह का बाल श्रम का जो कार्य है वो करवाए, तो अपने आप में बड़े सवाल है वो पैदा होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मानव तस्कर विरोधी यूनिट है उसके द्वारा इस पूरे मामले में लिपापोती का प्रयास किया गया, और जो बाल कल्याण समिति सदस्य हैं उनके जो परिजन है उनको किसी तरह से बचाने का प्रयास किया गया। ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है वो इसकी कार्यशैली पर लगाता है। अभी तक जो बात की जाए चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की, उनके द्वारा जो आरोप है वो स्पष्ट तौर पर और सीधे तौर पर आरोप नहीं, उन्होंने जो सीधे तौर पर जो बात कही है, ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जो बात कही है वो ये कही है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन टीम है, जो बाल कल्याण समिति और जो मानव तस्कर विरोधी यूनिट है वो उसको बचाने का काम कर रही है। मानव तस्कर विरोधी यूनिट के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा पूरे मामले की है वो लिपापोती की जा रही है। ये स्पष्ट तौर पर मनोज, अब तक जो तमाम तथ्य सामने आए हैं इस कार्रवाई के बाद में, उनसे क्या ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो होटल है वो बाल कल्याण समिति के सदस्य के परिवार वालों का है?
और ये जो सदस्य हैं मनोज सैनी, इनके संज्ञान में पूरा मामला था? जी बिल्कुल, इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो यही रही कि ये जो पूरा मामला है ये न केवल बाल कल्याण समिति सदस्य मनोज सैनी है उनके संज्ञान में है, बल्कि मानव तस्कर विरोधी यूनिट के द्वारा जो बालक है, जिस बालक को उसके पिता के कथित पिता के होटल से और लेके आया गया, उसी बालक को बाल कल्याण समिति के उन सदस्यों के समक्ष पेश किया जाता है जिनमें मनोज सैनी भी वहाँ शामिल थे, वहाँ मौजूद थे। पूरे मामले के बारे में न केवल बाल कल्याण समिति सदस्यों को पता है, बल्कि जो मानव तस्कर विरोधी यूनिट और जो अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में पता है कि ये होटल है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता था। केवल वहाँ मौजूद एक व्यक्ति के बिना पर जो फर्ज है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है? कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे? जैसा कि एडिशनल एसपी है देवानंद महिला प्रकोष्ठ के, उनसे मेरी बात हुई थी। उनके द्वारा ये कहा गया है कि पहले इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, यानी जो पूरा मामला है उसको जांच के दायरे में डाल दिया गया है कि पहले जांच की जाएगी, उसके बाद में ही किसी तरह की कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि काफी इस मामले ने सवाल खड़े किए हैं न केवल सिस्टम पर बल्कि बाल कल्याण समिति की कार्यशैली पर भी। जी बिल्कुल मनोज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिम्मेदारों पर एक कार्रवाई कब होगी इस बात का इंतजार है। हालांकि इसे लेकर के जांच की जा रही है और जांच के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के खड़ा हो रहा है कि बाल कल्याण समिति के सदस्य मनोज सैनी पर यह आरोप है कि उनके पिता और भाई का ये होटल जहां पर बाल श्रम करवाया जा रहा था, 14 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया गया यहाँ पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की ओर से, और प्रभारी पर इस मामले को लीपापोती करने के दबाने के आरोप भी लगे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे टोंक से खबर, जहां पर टोंक शहर में एक युवक से मारपीट करने और लूट की कोशिश करने की घटना के बाद हंगामा मच गया। देखते ही देखते कोतवाली के इलाके में विकास विहार में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बीजेपी के नेता नरेश बंसल ने सीओ सिटी सालिम मोहम्मद पर बदमाशों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। मौके पर मौजूद व्यापारियों ने बदमाश को भगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मामला बिगड़ता देख एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा और सीओ सालिम मोहम्मद ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बात कर आरोपी को तुरंत पकड़ने का भरोसा दिया। पीड़ित पक्ष ने लिखित में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साहिल को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो टोंक में युवक से मारपीट का ये पूरा मामला और इसके बाद हंगामा हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या है आखिरकार पूरा मामला? अभी क्या अपडेट आपके पास है? तो बताना चाहूंगा कि टोंक शहर में इन दिनों जिस तरह की छोटी से लेकर के बड़ी घटनाओं को लेकर जो पुलिस के लिए सरदर्द बना है, वाकई में परेशानी वाली बात है। देर रात व्यापारियों के अनुसार व्यापारियों का कहना है कि एक युवक के साथ, लड़के के साथ में बैग की छीना जब्ती करने की कोशिश की। लूट की नाकाम कोशिश के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से पुलिस की तैनाती हुई और लोगों की भीड़ मौजूद हुई, वाकई में जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली कि पुलिस क्या कर रही है। कहने का मतलब ये कि लूट की नाकाम कोशिश के बाद जो आरोपी थे उनको पुलिस ने भगा दिया और जिस तरह से व्यापारी उस समय उसको पकड़ लिया था, बावजूद उसके कि पुलिस ने किसी तरह से उसको वहां से मौके से भगा दिया। और जब पूरा हंगामा बढ़ा तो एक युवक को गिरफ्तार किया गया, साहिल नाम का युवक है, उसको गिरफ्तार किया गया। व्यापारियों को लगातार पिछले 15 दिनों से पहले जो एक लूट हुई थी उसका खुलासा भी हुआ नहीं है। उसके बाद व्यापारियों में आक्रोश है कि जिस तरह से शहर में लूट और इस तरह की घटना, आपराधिक घटना बढ़ रही है, पुलिस कुछ करती नहीं है। जो देर रात हंगामा हुआ उसमें बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, व्यापारी और तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे। हंगामा को देखते हुए एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा, सीओ सालिम मोहम्मद के अलावा उनियारा सीओ शकील अहमद को मौके पर बुला लिया गया। इधर 3 से 4 थानों की पुलिस का जाब्ता मौके पर बुला लिया गया। उसके अलावा भी अतिरिक्त पुलिस जो है उसके बुला करके कोशिश ये की जा रही थी कि कैसे ही करके मामला शांत हुआ।
कुल मिलाकर के व्यापारियों का दबाव और जो लोगों की भीड़ थी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी थी, उसको देखते हुए पुलिस ने फिर साहिल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया और उसके बाद में मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन दौलत, अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने क्या कुछ कहा है साहिल को लेकर के? पुलिस पूरी कहानी जो है एक तरफ से जिस तरह से सामने आ रही है कि लूट की नाकाम कोशिश के बाद में ये सारा हंगामा हुआ। पुलिस का कहना है कि 2 लोगों के बीच में बाइक का टकराव हुआ जी, उसके बाद में हंगामा हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। उधर अजमेर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अलवर गेट थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित दादाभाई कॉलोनी निवासी विमल जैन को शिकायत की गई है कि उन्होंने पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आवेदन किया था और इसी बीच विनायक वेंकटेश पांचाल नाम के एक युवक ने उनसे संपर्क किया। खुद को भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में होना बताया। उसने एडमिशन दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए लिए, लेकिन दाखिले के लिए जब पुणे मेडिकल कॉलेज पीड़ित परिजन गए तो वहां पर प्रवेश सूची में उनकी बेटी का नाम नहीं था। इसके बाद एक शिकायत पुलिस में दर्ज की गई और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के नाम पर ठगी वो कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए डोनेशन के रूप में उनसे कुछ रुपए की मांग की गई थी। जो पूना कॉलेज, बीजे कॉलेज पूना, वहाँ का कोई बीच में इस तरह मीडिएटर आया इनके पास से और 15 लाख रुपए कैश लेके गया और बाकी रसीद देने के बाद देने की बताया। तो ये यहाँ से 15 लाख रुपए देने के बाद पूना महाराष्ट्र वीके कॉलेज पर पहुँचे और वहाँ कॉलेज में ले जाकर इनको धोखाधड़ी कर, एक कमरे में बिठाकर धोखाधड़ी कर, रसीद देकर फर्जी, और इस तरह से इन्होंने एडमिशन के नाम पे कुल 16 लाख की धोखाधड़ी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी शराब के ठेकों पर पुलिस के पहरे का मामला। पुलिस के विरोध में जिले भर के शराब के कारोबारी उतर आए हैं। आज पूरे जिले में शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। पुलिस ने सीमलवाड़ा इलाके की 4 दुकानों पर पहरा लगा रखा है। पुलिस की मौजूदगी से दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ये आरोप है शराब कारोबारियों का। शराब व्यवसायियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के भी शराब कारोबारियों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उधर भरतपुर में नगर निगम के दस्ते से एक महिला के उलझने की खबर है। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम का दस्ता यहां पर पहुंचा था और इसी दौरान महिला ने विरोध करते हुए निगम के दस्ते को कार्रवाई नहीं करने दी। गली में लगे गेट को हटाने का महिला ने विरोध किया। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक यहां पर इस महिला का हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला कई बार बुलडोजर के आगे आ गई और हंगामा किया। बाद में पुलिसकर्मियों ने महिला को जेसीबी के सामने से हटाया और अतिक्रमण हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक पुरी ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है महिला के हंगामे को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के? जा रही है और इसी द्वारा मथुरा गेट थाना क्षेत्र की बुद्ध की हाट कस्बा है, कॉलोनी है, वहां पर जब नगर निगम अतिक्रमण हटाने गया था उस दौरान एक गली में अतिक्रमण के रूप में एक गेट लगा हुआ था, उसे हटाया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान वो महिला वहां पहुंची और उसने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। नगर निगम दस्ता था और वहाँ पुलिसकर्मी थे, उनसे महिला जो थी वो उलझती हुई नजर आई और वो बार बार कहती रही कि आप बिना नोटिस के अतिक्रमण को क्यों हटा रहे हो। इस दौरान करीब जमकर के जो है हंगामा देखने को मिला। हाई वोल्टेज महिला का जो ड्रामा था वो देखने को मिला। काफी देर के बाद महिला पुलिसकर्मी वहां पहुंची और महिला को समझाया गया। उसके बाद नगर निगम द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया और वहां से मलबे को हटाया गया। इस दौरान जो महिला हंगामा कर रही थी वो बेहोशी की हालत में भी हो गई। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उसे पानी पिलाया गया और उसे होश में लाया गया। लेकिन महिला का कहना था कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आखिर क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम का इस पूरे मामले पर यह कहना था कि बार बार शिकायतें मिल रही थी कि जो गली में गेट लगा हुआ है उससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है और वो अतिक्रमण के रूप में लगा हुआ है, तो उसे हटाया जा रहा था। लेकिन बाद में समझाइश के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा समझाइश की गई और आखिर वो उस जबरदस्ती से उस गेट को जो है हटा दिया गया। बुद्ध की हाट का ये पूरा
पूरा मामला है और नगर निगम द्वारा इन दिनों जो है शहर में जगह जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसी दौरान ये जो हंगामा है वो देखने को मिला। जी, लेकिन दीपक, इस महिला को क्या आपत्ति थी अतिक्रमण हटाने को लेकर के, और क्या अब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपत्ति ये होती है हेमंत की जगह जगह लोग जो है वो अतिक्रमण कर लेते हैं और सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और हाँ। ये जो गली है वो सरकारी गली बताई जा रही है, लेकिन इसमें जो महिला थी उसने अपना एक पर्सनल गेट लगवा लिया था जिससे लोगों को परेशानी होती थी और उसे जो है हटाया गया था। और जो बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से महिला का हंगामा यहां पर देखने को मिला। आखिरकार इस महिला को समझा बुझा करके शांत किया गया, पुलिस मौके पर मौजूद और पुलिस ने अतिक्रमण अपनी मौजूदगी में हटवा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन की। पिछले लगातार 30 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। शहीद स्मारक पर 30 दिन से जयपुर में धरने पर बैठे हुए हैं कोविड सहायक। 5 कोविड सहायकों ने क्रमिक अनशन शुरू किया है। कई जिलों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं और आज खबर है कि सांसद हनुमान बेनीवाल इस धरने में शामिल होंगे। सीएचओ आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए किसान नेताओं को भी धरना स्थल पर बुलाने की कोशिश कोविड स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं, जिससे उनके आंदोलन को और ज्यादा गति मिल सके। 12 मई को नर्सेज डे है और इस मौके पर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी भीतर खाने की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रदेश भर के कोविड स्वास्थ्य सहायकों को यहां पर इकट्ठा किया जाए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि लगातार पिछले 30 दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड सहायक धरने पर बैठे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, लगातार 30 दिन हो गए हैं और आज क्या कुछ अपडेट है कोविड सहायकों के धरने को लेकर, आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 1 महीना आज पूरा होने जा रहा है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का शहीद स्मारक पर लगातार धरना जो है वो जारी है, लेकिन उत्साह जो है वो किसी भी प्रकार से इन स्वास्थ्य सहायकों का कम जो है वो होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार की संख्या है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं और कोविड स्वास्थ्य सहायक तमाम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और चूंकि जिस प्रकार का आंदोलन इन्होंने लगातार ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं उस लिहाज से अब इनको समर्थन भी जो है वो मिल रहा है और यही कारण है कि सांसद हनुमान बेनीवाल अभी कुछ देर में सुबह 11 बजे जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उन्होंने कल ट्वीट करके जानकारी दी कि वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने में जो है वो शामिल होंगे। तो ये तस्वीर जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि किस प्रकार से इनकी उत्साह जो है वो देखते ही जो है वो बन रहा है। और जिस प्रकार का क्रमिक अनशन जो चल रहा है, 5 जो लोग हैं वो इस वक्त क्रमिक अनशन जो है वो कर रहे हैं। कल से क्रमिक अनशन का दौर जो है वो शुरू हुआ था। कल 5 स्वास्थ्य सहायक जो है वो क्रमिक अनशन पर बैठे थे और आज जो है वो 5 अन्य क्रमिक अनशन जो है वो बैठे हैं। और आप देख सकते हैं परिवार समेत बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो पहुंचे हुए और यहाँ पर इस आंदोलन में जो है वो शामिल हो रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आप कहाँ से आई हैं? मैं गंगानगर से। तो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं आप? हाँ जी। क्या मांगे आप लोगों की? मांग ये है कि हमने जो कोविड में ड्यूटी की थी वो हमें वापस मिल जाए, क्योंकि जब इनको जरूरत थी तो हमें लगाया और अब इन्होंने हमें हटा दिया। इसलिए देखिए आप देख सकते हैं कि बच्चों को लेकर ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये लोग जो है वो किसान नेताओं के भी संपर्क में हैं और राकेश टिकैत को, किसान नेता राकेश टिकैत को अगले कुछ दिनों में बुलाने की तैयारी है। साथ ही किसान जो नेता हैं उनको यहाँ पर बुलाकर जो है वो बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, आज किस प्रकार के कार्यक्रम है आप लोगों के और किसान नेताओं को भी बुलाने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? किसान नेताओं के साथ हम निरंतर संपर्क में हैं और 12 मई को हम यहाँ पे एक महापंचायत जो शहीद स्मारक के अंदर रखने का सोच रहे हैं और जो SFI है वो 2 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर व तहसील स्तर पे प्रदर्शन करेगी सीएचए की मांगों को लेकर। निरंतर हम सभी के संपर्क में हैं और 12 मई को निश्चित ही है भी यहाँ पे एक महापंचायत होगी और 13 मई का जो कांग्रेस का चिंतन समारोह है उसके अंदर हम उदयपुर जाने का काम करेंगे यहाँ से। आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक दलों का आप समर्थन ले रहे हैं या फिर उनको यहाँ पर बुला रहे हैं तो उसका आप लोगों का नुकसान होगा?
राजनीतिक दलों को हमने किसी को भी चल के नहीं बुलाया है। कल हनुमान जी बेनीवाल का हमारे पास संदेशा आया था, अभी वो आना चाहते हैं। हमने 1 महीना हो गया सरकार की तरफ मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सरकार हमारा कुछ भी नहीं कर रही। अब अगर कोई समर्थन देने अपने आप आ रहा है तो उसको हम रोक नहीं सकते। अच्छा, तो और सरकार के किसी प्रतिनिधि से आप लोगों की बातचीत चल रही हो, आपको वार्ता के लिए बुलाया हो, कोई आश्वासन मिला हो आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कुछ मीडिएटर्स हैं जिनके द्वारा हमें निरंतर ये मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं भी सरकार, अगर आप ये आंदोलन खत्म कर देते हो तो सरकार आपकी बात मांग लेगी, लेकिन एक संगठन के आगे सरकार नहीं झुकेगी। तो ये गलत है, ये संगठन नहीं है, ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं और हम झुकाना नहीं चाहते सरकार को। हम सरकार को मनाना चाहते हैं, सरकार को झुकाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद इतना सा है भी हम नौकरी ले। एक तरफ तो सरकार बोल रही है भी हमारे पास कोरोना खत्म तो CHA खत्म या नर्सिंग कर्मी है हम, और दूसरी तरफ लगभग हर जिले के अंदर 500-600 की भर्ती निकल रही है। 32 जिले हैं, लगभग अगर एक जिले के अंदर 800 की भर्ती निकली है तो इतने पद रिक्त हैं नर्सिंग के। सरकार UTB पे भर्ती निकाल रही है, तो सरकार की इन कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या दुश्मनी है? उनकी जगह इनको क्यों नहीं लगाया जाता? उसमें भर्ती नहीं हो सकते क्या? उसमें भर्ती हो सकते हैं सर, लेकिन जो हमने 9 महीने काम किया उसका हमें क्या तथ्य मिलेगा? और UTB भी टेम्परेरी बेस्ड है, उसमें कभी भी किसी को हटा सकते हैं। अगर रिक्त पद, हमारा सवाल इतना सा है, अगर रिक्त पद पड़े हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर उसके अंदर CHA को कन्वर्ट करके वहां पे भेज देना चाहिए और उनकी सेवाएं 1-4 से निरंतर जारी रखे। क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, UTB वाला मुद्दा भी इन्होंने उठाया। आज किस प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? आज हमारे बीच नागौर से सांसद और RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी आएंगे, और उसके बाद जैसे कि कर्मी अनशन धूप में बैठ के जारी है कल से, तो सरकार को संवेदना प्रकट करते हुए, हमारे प्रति संवेदना दिखाते हुए हमारे साथ आके और आना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम होता है कि मुद्दों को हल करना। और जहां तक झुकाने की बात है, तो हमने सरकार को वो सतर दिया है कोरोना काल में, और अपने पिता को कोई झुकाना थोड़ी चाहता है। झुकाने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ अपनी मांग मनवाना चाहते हैं, और गौलव जी हमारे पिता तुल्य हैं। झुकाने की कोई बात नहीं है, और सरकार अगर हमारी मांग मानती है हम स्वागत करेंगे। और सरकार को मतलब जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार अगर हमारी मांग मानती है हम स्वागत करेंगे। जिले तहसील पंचायत में स्वागत करेंगे, और झुकाने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो कहा जा रहा है ना कि मुख्यमंत्री इस मामले में फैसला लेंगे और कोई आप लोगों के पक्ष में ही फैसला लेंगे। हाँ, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने जो काम किया था उसका श्रेय पूरे देश में अगर किसी को मिला, चाहे राजस्थान मॉडल हो, भीलवाड़ा मॉडल हो, वो अशोक गहलोत जी की वाहवाही हुई। तो आज अगर फैसला लेने की बात है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अशोक गहलोत जी उन दिनों को ध्यान में रखते हुए, जब हमने 8 करोड़ लोगों की सेवा की थी, उन दिनों को ध्यान में रखते हुए कोई अच्छा फैसला लेंगे। हमारे जीवन को सिक्योर करते हुए ऐसा कोई फैसला लेंगे जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आए, 28,000 परिवारों में चिराग जले। अच्छा बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि 10 महीने आप लोगों ने काम किया, इस 10 महीनों में किस प्रकार की दिक्कतें? और बताया जा रहा है कि कई लोग जो है वो प्राइवेट नौकरियां करते थे, वो छोड़ के जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक लगे थे। तो किस प्रकार से आप लोग प्राइवेट में थे, और यहाँ पर जो जबकि 7,900 रुपये तनख्वाह थी, तो यहाँ पर क्यों आए? हम प्राइवेट नौकरी छोड़ के हो, चाहे कोचिंग छोड़ के हो, ये इसलिए आए थे कि मतलब पूरे देश में मानवता दिखाने की जरूरत थी। और हमारे एक ऐसा कोर्स किया हुआ था नर्सिंग का, जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और हम कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोचिंग हो, उससे 3 महीने की छुट्टी ले सकते हैं, और 3 महीने का कार्यकाल था। उसके बाद सरकार ने उस कार्यकाल को बढ़ा के जैसे 3-4 एक्सटेंशन आए, तो हमें ऐसा लगा कि हाँ, सरकार की हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो सरकार हमारे लाइफ को भी सिक्योर करेगी और हमारे को नौकरी देगी। पर 31 मार्च को जैसे ही सरकार ने आदेश हटाने का आया, तो हमारे कई घरों में ऐसे मतलब सदमा सा लगा हमें कि क्या हो गया ये हमारे साथ, मतलब सरकार क्या कर रही है। हमने तो लोगों की सेवा की थी, और सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा छलावा किया है। तो उसके बाद हम तो एक हमारे अंकल जी बैठे हैं यहाँ पे, उनका बच्चा अभी डिप्रेशन में, तो उनको घर में ऐसा माहौल बन गया। अंकल बताइए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सर रामनीलाल सैनी, कोटपुतली से आया हूँ मैं। क्या आपका बच्चा डिप्रेशन में आ गया? बिल्कुल सर, जब 31 तारीख को नौकरी से हटाया, जब से मेरा बच्चा डिप्रेशन में आ गया, और वो घर पे ही दवाई गोली चल रही है उसकी। तो देखिए, ये तकलीफ है। अब इस तकलीफ का क्या किया जाए, क्या कहा जाए, लेकिन तकलीफ जरूर है। और ये तकलीफ ही है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में कोई व्यक्ति अगर
धूप में शहीद स्मारक जैसी जगह पर बैठा है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करेंगे। 6 साल बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञान भवन से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। These days, PIL has become a tool for those who want to settle scores or corporate rivalry. Realizing the potential for misuse, courts are now highly conscious in the entertaining of the same. This conference is an occasion for us to introspect and contemplate solutions. I have been a strong proponent of Indianization of the justice delivery system. By Indianization, I mean increasing accessibility by molding the system to suit the needs and sensibilities of the Indian population. It is a multi-dimensional concept. It calls for inclusivity, providing access to justice, removal of language barriers, reforms in practice and procedure, development of infrastructure, filling up of vacancies, augmenting the strength of the judiciary, and so on. I am of the firm belief that judicial infrastructure, both in terms of personal and physical infrastructure, needs urgent attention. With the expanding economy and growth in population, the caseload is rising alarmingly. There is severe gap between the existing infrastructure and the projected justice needs of the people. The environment of some courts, in some district courts, is such even lady advocates feel apprehensive about entering courtrooms, let alone female clients. Courts, being temples of justice, should be welcoming and carry the requisite dignity and aura. To standardize and improve judicial infrastructure, I have been focusing on the creation of a special purpose vehicles, namely National Judicial Infrastructure Authority and the State Judicial Infrastructure Authorities in the lines of NALSA and SALSA. Let me make it very clear, this is not about funds. I must acknowledge that the Union government has been making reasonably budgetary allocations through its centrally sponsored schemes for this purpose. The data since the inception of the scheme since 1993 to 94 suggests that allocated funds remain underutilized due to procedural difficulties. The time has come to move on from the present ad hoc committees to more streamlined, accountable and organized structure. कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राजस्थान के कानून मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।